Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss the third topic on digital currency. आज हम लोग तीसरा टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं जो डिजिटल करेंसी से रिलेटेड है। पहला टॉपिक हमने आपको क्रिप्टो करेंसी पर दिया था और उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर दिया था। इन दो टॉपिक के बाद थोड़ा सा अधिक समय लगा क्योंकि क्रिप्टो मार्केट को इन्वेस्टिगेट करना, उसको समझना डिफ़िकल्ट है क्योंकि टेक्निकल जार्गन बहुत ज़्यादा है उसमें, और इतना ज़्यादा है कि एक्सप्लेन करना और उस पर वीडियो बनाना बहुत सिंपल टास्क नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की है। जो मार्केट क्रैश पिछले महीने हुआ था मई 10 के आसपास, और उसमें दो करेंसी जो पूरी तरह डूब गई थी, लिक्विडेट हो गई थी, वो थी टेरा और लूना। इसीलिए इसका टाइटल रखा है कि जर्नी फ्रॉम डेफी डार्लिंग टू डेथ स्पाइरल, अ केस ऑफ टेरा एंड लूना। ये दोनों क्रिप्टो करेंसीज हैं, एल्गोरिथमिक कॉइन्स हैं, और इसी के साथ नीचे रखा है क्रिप्टो मार्केट क्रैश टू क्रिप्टो विंटर हाइपोथेसिस। क्रिप्टो विंटर हाइपोथेसिस उस तरह की हाइपोथेसिस है कि जब मार्केट बिल्कुल फ्लैट हो जाए और शेयर प्राइसेस बढ़े ना किसी एक बड़े क्रैश के बाद, तो वो स्थिति अब दिखाई पड़ रही है। क्रिप्टो मार्केट क्रैश के बाद एक क्रिप्टो विंटर हाइपोथेसिस यहाँ दिखाई पड़ रही है, व्हेन द क्रिप्टो मार्केट इज ऑलमोस्ट फ्लैट। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है उस मार्केट में। तो इसी को आज डिस्कस करते हैं, इस टॉपिक को आपसे, और देखिए आपको अगर इंटरेस्ट आए। सबसे पहले ये बता दें कि टेरा क्या है। कि टेरा जो है एक क्रिप्टो ब्लॉकचेन एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, एक स्टेबल कॉइन है। इट इज़ अ स्टेबल कॉइन जिसको डेवलप किया है साउथ कोरियन फर्म है टेराफॉर्म लैब्स, और उस टेराफॉर्म लैब्स को बनाया है डो क्वान और डैनियल शेन ने 2018 में। बहुत पुरानी बात नहीं है, 2018 की बात है। तो टेरा एक तरह का स्टेबल कॉइन है, सिंथेटिक स्टेबल कॉइन करिए या एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, जिसको आप स्टेप्स में डेवलप करते हैं। और इसको साउथ कोरियन फर्म ने डेवलप किया, टेराफॉर्म लैब्स, और डो क्वान और डैनियल शेन ने इसको बनाया था, टेराफॉर्म लैब्स को। अब नीचे मीनिंग ऑफ एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है। एएस मतलब एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन। ये एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी है, और उसकी वैल्यू डॉलर से पैक की जाती है 1:1 के रेशियो में, यानी एक टेरा एक यूएस डॉलर के बराबर होगा। और ये पैगिंग जो है ऑटोमेटिक नहीं है, इट इज थ्रू सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल्स। ये कुछ रूल्स के तहत और प्रोटोकॉल के तहत इसकी वैल्यू सेट की जाती है। साथ ही साथ जो कांस्टेंट मार्केट एक्टिविटी है उसको ध्यान में रखा जाता है, और इसकी रिलेशनशिप जो स्टेबल कॉइन है, इसकी रिलेशनशिप जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है जैसे टेरा स्टेबल कॉइन है, इसकी रिलेशनशिप किसी एक बेस करेंसी के साथ होगी, जिसको हम उस लैब की या उस ब्लॉकचेन की बेस करेंसी कहते हैं। और वो बेस करेंसी यहाँ पे जो है वो लूना है। तो टेरा एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है या सिंथेटिक स्टेबल कॉइन आप कह लीजिए, और उसका जो बेस करेंसी है वो है लूना। तो बेस क्रिप्टो करेंसी जो है वो मदद करती है टेरा की पेगिंग को होल्ड करने में। 1:1 का जो रेशियो है उसको होल्ड करने में ये जो बेस करेंसी है ये मदद करती है, क्योंकि आप स्टेबल कॉइन को स्वैप कर सकते हैं उसके साथ, और मिंट और बर्न कर सकते हैं। और वो जो प्रोसेस है मिंटिंग बर्निंग का, उसको हमने आगे एक्सप्लेन किया है कि हाउ इट फैसिलिटेट्स इन मेंटेनिंग द
1:1 रेशियो ऑफ द टेरा स्टेबल कॉइन विद द यूएस डॉलर। तो एक बेस करेंसी यहाँ पे लूना है जो मदद करती है टेरा की वैल्यू को पैक करने में यूएस डॉलर के साथ 1:1 रेशियो में। उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ वही बात लिखी कि लूना जो है नेटिव क्रिप्टो कॉइन है टेरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, और जितना ज़्यादा टेरा यूज होगा, जितना ज़्यादा टेरा की डिमांड होगी, उतना ही लूना की वर्थ बढ़ेगी। यानी जितनी टेरा की डिमांड बढ़ेगी उतना ही लूना की जो है वो वर्थ बढ़ेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। और यहां लिखा भी हुआ लूना इज दस द वेरिएबल काउंटर पार्ट ऑफ द स्टेबल एसेट टेरा। उसका एक वेरिएबल काउंटर पार्ट है स्टेबल एसेट टेरा का, और वो लूना फैसिलिटेट करता है, यहां लिखा प्राइस स्टेबिलिटी बनाने में टेरा की डॉलर के साथ। और प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ टेरा इज अकम्प्लिश्ड बाय एल्गोरिथमिक मार्केट मॉड्यूल प्रोटोकॉल। और इस प्राइस स्टेबिलिटी को जो बनाना है उसमें लूना मदद करता है, लेकिन उसके लिए एक पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है, एल्गोरिथमिक मार्केट मॉड्यूल प्रोटोकॉल बना हुआ है, जो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को जो भी उतार चढ़ाव आने होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली संशोधन करता है, और संशोधन करके वो उसकी वैल्यू को 1:1 के रेशियो में मेंटेन करने की कोशिश करता है। वो मार्केट मॉड्यूल क्या होगा उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम बता दें आपको। ये जो मार्केट मॉड्यूल है जिसकी हम बात कर रहे थे, एल्गोरिथमिक मार्केट मॉड्यूल, ये इंसेंटिवाइज करता है मिंटिंग और बर्निंग प्रोसेस के, टेरा के या लूना के, थ्रू आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज। कुछ आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं और इन्वेस्टर्स उन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज को यूज करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। और जब प्रॉफिट मोटिव के लिए यूज करता है तो अगर टेरा की डिमांड अधिक है रही है तो उसकी सप्लाई बढ़ानी है तो हमें मिंट करना पड़ेगा टेरा को, और लूना को उसके करस्पॉन्डिंग कम करना पड़ेगा, उसकी बर्निंग करनी पड़ेगी। तो वो मिंटिंग और बर्निंग का पूरा प्रोसेस हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो है, जो एल्गोरिथमिक मार्केट मॉड्यूल है टेरा का, उसका नाम एंकर है, उस एंकर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और वहां पे टेरा स्टेशन है, उस पर जाके ये मिंटिंग बर्निंग प्रोसेस पूरा एक्टिवेट हो जाता। दीज अपॉर्चुनिटीज अकर्स, यहां लिखा हुआ है जो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज हैं, व्हेन अ यूजर प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंशियल्स, कि जब भी प्राइस डिफरेंशियल्स होगा, यानी 1:1 का पैग नहीं होगा टेरा का डॉलर के साथ, तो उससे ज्यादा होगा या कम होगा, तब जो यूजर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए टेरा को या तो खरीदेंगे या उसको बेचेंगे। और उस प्रोसेस में हमें टेरा की या लूना की उसी अकॉर्डिंगली मिंटिंग या बर्निंग करनी पड़ती है। और यहाँ पे लिखा हुआ टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ यूएसटी यानी टेरा प्रोटोकॉल जो है, उस दोनों प्रॉपर्टीज को हमें समझना पड़ेगा। पहला है स्वैपिंग कपल्ड विद मिंटिंग एंड बर्निंग, कि पहले हम स्वैप करते हैं और फिर मिंट और बर्न करते हैं। स्वैपिंग होता है कि जब भी प्राइस डिफरेंशियल्स होंगे तो हम किसी एक करेंसी की डिमांड करेंगे और उसको मिंट करेंगे और दूसरी करेंसी को बर्न करेंगे, तो वो हमें भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है स्केलेबिलिटी की, कि अगर डिमांड बहुत बढ़ जाती है या फ्लक्चुएशन बहुत बढ़ जाते हैं तो क्या जो मार्केट मॉड्यूल है या जो प्रोटोकॉल है वो कैपेबल है उस स्केलेबिलिटी को इजीली सस्टेन करने के लिए या नहीं। तो इफ द स्केलेबिलिटी increases, so can the protocol is capable of handling that scalability, कि क्या वो प्रोटोकॉल कैपेबल है उस राइजिंग स्केलेबिलिटी को, राइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए या नहीं। तो वो दोनों प्रॉपर्टीज को हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्वैपिंग कपल्ड विद मिंटिंग एंड बर्निंग, और दूसरा स्केलेबिलिटी को एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं।
पहला यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि यूजर कैन एक्सेस मिंट एंड बर्न फंक्शन बाय परफॉर्मिंग स्वैप्स ऑन टेरा स्टेशन। कि टेरा स्टेशन पे जाके आप स्वैपिंग का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और फिर अकॉर्डिंगली आप मिंट और बर्न कर सकते हैं कॉइन्स को। यहाँ लिखा है कि अगर एक यूएस टेरा, यानी यूएसटी शॉर्ट फॉर्म है टेरा का, तो अगर एक टेरा जो है वो $1 के बजाय ओवर पैक्ड है, 1.05 यूएस डॉलर के बराबर है। इफ 1 टेरा इज इक्वल टू 1.05 यूएस डॉलर, यूजर कैन यूज द मार्केट स्वैप फीचर ऑफ टेरा। तो आप मार्केट स्वैप फीचर पे आप जा सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने के लिए, और आप टेरा को खरीद सकते हैं लूना के बदले में। यू कैन परचेज टेरा फॉर 1 USD वर्थ ऑफ लूना। आप 1 USD वर्थ ऑफ लूना बेच के एक टेरा खरीद सकते हैं। तो उसे टेरा की जो, जब आप टेरा खरीदेंगे तो आपको टेरा को मिंट करना पड़ेगा, और लूना के बदले में लेंगे तो लूना को हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो जब भी टेरा की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, हमें उसकी सप्लाई बढ़ानी है। सप्लाई बढ़ाने के केस में हमें टेरा को मिंट करना पड़ेगा और लूना को बर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हम लूना देकर टेरा को खरीद रहे हैं और उतना लूना फिर हमें बर्न करना पड़ेगा। और ये बर्निंग की जरूरत तभी पड़ती है जब प्राइस डिफरेंशियल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे टेरा की पैगिंग 1:1 की नहीं है, 1:1.05 की है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये प्राइस डिफरेंशियल्स को यूज करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, और बाद में वो अपना एक टेरा को बेच सकते हैं 1.05 यूएस डॉलर में और 0.05 का प्रॉफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रॉफिट नहीं उठाना, अगर वो एंकर प्रोटोकॉल कोई और इंसेंटिव ऑफर कर रहा है तो उसको भी यूज कर सकते हैं टेरा के लिए। दोनों काम हो सकते हैं। दिस आर्बिट्रेज कंटिन्यूज। ये जो आर्बिट्रेजिंग है, यानी टेरा की मिंटिंग, जब टेरा की डिमांड बढ़ रही है तो लूना के बदले में हम टेरा को खरीद रहे हैं, तो लूना को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और टेरा की मिंटिंग कर रहे हैं। ये तब तक चलेगी जब तक कि 1:1 का पेग रिस्टोर नहीं हो जाएगा, यानी 1 टेरा इक्वल टू 1 USD। तो उस प्रोसेस में जो इन्वेस्टर्स हैं वो टेरा को अधिक डिमांड करते हैं और टेरा की मिंटिंग होती है, और टेरा को हम लूना के बदले में खरीदते हैं और लूना को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। और यही आर्बिट्रेज मैकेनिज्म रिवर्स ऑर्डर में यूज होता है जब टेरा जो है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करती है। 1 US टेरा अगर $0.95 के बराबर रह जाए, तो इस केस में टेरा की डिमांड कम हो रही है, तो हमें इसकी सप्लाई घटानी है। तो हम लूना को खरीदते टेरा के बदले में और टेरा को यहाँ डिस्ट्रॉय करेंगे और लूना की सप्लाई बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे जब हम टेरा को बंद करेंगे और उसकी सप्लाई कम करेंगे तो फिर से वो वैल्यू 1 US टेरा जो है $1 के बराबर रिस्टोर हो जाएगी। तो रिवर्स प्रोसेस ऑपरेट करेगा इस केस में। जब डेप्रिशिएट करता है तो उस केस में हम टेरा को बंद करते हैं, और जब एप्रिशिएट करता है तो हम टेरा को मिंट करते हैं। अब आइए स्केलेबिलिटी फंक्शन में। स्केलेबिलिटी फंक्शन क्या है कि मैंने आपको बताया कि क्या अगर मार्केट साइज बढ़ रहा है या अधिक वोल्टिलिटी है या किसी करेंसी की डिमांड अधिक हो रही है, तो क्या जो टेरा प्रोटोकॉल है वो उस स्केलेबिलिटी को सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता, ब्रेक तो नहीं हो जाएगा। तो टेरा प्रोटोकॉल इज सेड टू बी स्केलेबल इन द सेंस दैट इट कुड मेंटेन टेरास प्राइस स्टेबिलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट साइज, वोल्टिलिटी और डिमांड। उसकी स्केलेबिलिटी को मेंटेन कर पाए, उसकी स्केलेबिलिटी को सस्टेन कर पाए। मोरओवर मॉनेटरी पॉलिसीज एनकोडेड इन द प्रोटोकॉल, जो मॉनेटरी पॉलिसीज एनकोडेड है प्रोटोकॉल में, दैट ऑल्सो हेल्प्स टू एंश्योर इज ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिलियंस इन ऑल मार्केट कंडीशंस। ये भी कहा जाता है जो प्रोटोकॉल बनाते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी भी उसमें एनकोड करते हैं, और वो मॉनेटरी पॉलिसी के चेंज होने से स्टेबल कॉइन पे या क्रिप्टो करेंसी पे क्या असर पड़ेगा,
तो ये भी इंश्योर करते हैं कि वो ड्यूरेबल रहें और रिजिलियंट रहें, कि अगर मतलब कुछ चेंजेस आते भी हैं उसकी वजह से, तो अगेन जो प्रोटोकॉल है उसमें जो इनबिल्ट मैकेनिज्म है, इट हेल्प्स टू रिस्टोर द पेग एट 1 टेरा इक्वल टू $1। ये स्केलेबिलिटी है। अब आइए देखें इफेक्टिवनेस कितना रहा इन प्रॉपर्टीज का। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की प्रॉपर्टीज हैं, स्केलेबिलिटी और स्वैपिंग कपल्ड विद मिंटिंग एंड बर्निंग, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है कि क्या ये दोनों जो फंक्शंस हैं ये इफेक्टिव हैं या नहीं है। यहां पे लिखा है बोथ द स्केलेबिलिटी एज वेल मिंटिंग एंड बर्निंग फंक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल ऑफ ए ब्लॉकचेन नेटवर्क परफॉर्म वेल इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर हैं तो ये फंक्शंस सही तरीके से परफॉर्म करते हैं। जो भी आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन इन फंक्शंस की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, जो सेकंड पैरा में दिया है। बोथ losses and both loses their effectiveness when business activities are scaled up deliberately through extraordinary incentives। कि अगर extraordinary incentives हम देते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस बिजनेस एक्टिविटीज अगर हम स्केल अप करने की कोशिश करते हैं, वी डेलिबरेटली ट्राई टू स्केल अप द बिजनेस एक्टिविटीज बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, तो उसकी इफेक्टिवनेस इन प्रॉपर्टीज की कम हो जाती है या कई बार खत्म भी हो जाती है। यहां नीचे लिखा दीज इंसेंटिव्स प्रोवाइड इनफ वेंट फॉर स्पेकुलेटर्स टू एंगेज देमसेल्फ इन हाई प्रॉफिट एक्टिविटीज। ये जो खत्म होने का कारण क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो स्पेकुलेटर्स हैं वो इन इंसेंटिव्स को यूज करते हैं अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए और बिजनेस एक्टिविटीज को एकदम से स्केल अप करते हैं और फिर दे अलाउ सिस्टम टू कोलैप्स सडनली। तो वो चीज यहां लिखी कि दीज इंसेंटिव्स प्रोवाइड इनफ वेंट फॉर स्पेकुलेटर्स टू एंगेज देमसेल्व्स इन हाई प्रॉफिट एक्टिविटीज इवन व्हेन हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम कोलैप्स एग्जिस्ट। कि जब हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम कोलैप्स की एग्जिस्ट करती है उसको नजरअंदाज कर देते हैं और अपने प्रॉफिट मोटिव में एंगेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना प्रॉफिट जनरेट कर लें भले ही सिस्टम जो है पूरा कोलैप्स कर जाए। और यही जो इंसेंटिव्स की प्रैक्टिस है और ये जो आउटकम है कोलैप्स का, ये सही साबित हुआ टेरा और लूना के लिए। ये जो दोनों एल्गोरिथमिक कॉइन्स हैं इनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे नवंबर 19 जब इसे शुरू किया गया दिसंबर 20 तक। भारत में इसका दाम जो है 10 रुपए से 40 रुपए के बीच फ्लक्चुएट करता रहा। फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था और कोई मोनोटोनिसिटी नहीं थी, यानी वेदर इट एग्जिबिट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड ऐसा कुछ नहीं था। देयर वाज शार्प फ्लक्चुएशंस बिटवीन नवंबर 19 टू दिसंबर 20, यानी जब नवंबर 19 में से इंट्रोड्यूस किया गया दोनों एल्गोरिथमिक कॉइन्स को, और इसका जो भारत में कीमत रही 10 रुपए से 40 रुपए के बीच फ्लक्चुएट करती रही। लेकिन इन फ्लक्चुएशंस के बावजूद भी टेरा वाज एबल टू मेंटेन इट्स पेग्ड रेशियो एट 1:1, यानी यूएस डॉलर के साथ उसका जो पेग्ड रेशियो है वो 1:1 का मेंटेन रहा। इसके बाद इट गेन मोमेंटम, धीरे धीरे इसने मोमेंटम गेन किया और बाय एंड मार्च लूना वैल्यू जो है वो 1000 रुपए पहुंच गई। यानी देखिए कहां 10 और 40 के बीच फ्लक्चुएट कर रही थी, लूना की वैल्यू अचानक 1000 रुपए पहुंच गई एंड मार्च 21 में, 31 मार्च 2021। और जैसे मोमेंटम और पिक किया तो दिसंबर 21 में जाके ये 7000 पहुंच गई। सोचिए जरा, 10 रुपए में एक लूना मिलता था, मार्च 21 में उसका मान 1000 हो गया, फिर दिसंबर 21 में 7000 पार कर गया। सोचिए कि मतलब क्या कारण रहा कि ये मान इतना बढ़ा, उस पर भी जाएंगे हम कारण पे। लेकिन टेरा एंड लूना विच वर इनिशियली नॉट मच नोन इन द क्रिप्टो स्पेस टुक नो टाइम इन बिकमिंग डेफी डार्लिंग।
कि वो हर इन्वेस्टर की पसंद हो गई अचानक, और डिमांड इतनी बढ़ी कि जो 10 रुपए से 40 रुपए के बीच फ्लक्चुएट कर रही थी करेंसी दिसंबर 20 तक, वो अचानक मार्च 21 में 1000 और फिर 7000 दिसंबर 21 में पहुंच गई। यानी लोगों ने कितनी वरीयता उस करेंसी को दी कि उसका नाम, उसको लोग डेफी डार्लिंग कहने लगे। कि जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम है जिस पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी एक तरह सबसे चाहने वाली करेंसी लोगों की, इन्वेस्टर्स की, वो बन गई। और यहां पे लिखा हुआ है कि सिंपल रैशनल बिहाइंड इमियंस पॉपुलैरिटी ऑफ टेरा। ये जो सिंपल रैशनल है बिहाइंड इमियंस पॉपुलैरिटी ऑफ टेरा एंड लूना अमंग क्रिप्टो इन्वेस्टर्स वर द पॉलिसी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंसेंटिव्स, कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंसेंटिव्स उस पर दिए गए फॉर द स्टेबल कॉइन टेरा। टेरा जो स्टेबल कॉइन है उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंसेंटिव दिए गए और एंकर प्रोटोकॉल रन ऑन टेरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंकर प्रोटोकॉल जिस पर ये करेंसी खरीदी जाती थी और सेविंग्स के रूप में, और लेंडिंग, सेविंग्स भी आप कर सकते हैं और लेंडिंग भी कर सकते हैं एंकर प्रोटोकॉल पर, उस पर कुछ अचानक इतने इंसेंटिव दिए गए, अट्रैक्टिव इंसेंटिव, कि लोग बाकी क्रिप्टो करेंसीज को भूल गए और सारा ध्यान इसी स्टेबल कॉइन पे लगा दिया। यहां लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, शार्प इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लूना बाय मार्च एंड इज ड्यू टू लॉन्च ऑफ सेविंग्स एंड लेंडिंग प्रोटोकॉल। ये एक सेविंग्स और लेंडिंग प्रोटोकॉल जिसका नाम एंकर है, मार्च 17 2021 में शुरू हुआ और उसने 20% एनुअल इंटरेस्ट टेरा डिपॉजिट पे देने का वादा किया। 20% एनुअल इंटरेस्ट टेरा डिपॉजिट पे देने का वादा किया, और 20% इंटरेस्ट इतना अधिक था कि जितना आपको और किसी मार्केट में नहीं मिल पाएगा, और ये एश्योर्ड इंटरेस्ट था, इसलिए लोगों ने काफी पैसा इस पर लगाया टेरा पर। और क्योंकि टेरा की डिमांड इतनी बढ़ी, लूना की भी साथ साथ बढ़ी, तो लूना का प्राइस अचानक बहुत बढ़ गया। यहां लिखा हुआ दिस डिपॉजिट्स वर यूज्ड टू लेंड टू बोरोवर्स एट इन, ये जो डिपॉजिट्स थे इट वॉज यूज टू लेंड टू बोरोवर्स, यानी जो टेरा के फॉर्म में लोग डिपॉजिट रख रहे थे जिस पे 20% इंटरेस्ट ऑफर किया गया था, उसको लेंडिंग के लिए दिया जाता था 11-12% पे। यानी 11-12% पे आप लेंड कर दीजिए और 20% आप उनको दे रहे हैं जो डिपॉजिट कर रहे हैं। कितना बड़ा डिफरेंस था। तो लोग डिपॉजिट करेंगे और बाद में लेंड ले लेंगे 11-12% पे और फिर डिपॉजिट कर देंगे। तो एक चेन बन सकती है जो चेन बनी, और इसी लोग टेरा की बहुत डिमांड करने लगे कि देवर सेविंग्स एंड गेटिंग इंटरेस्ट 20% पर एनम एंड दे कैन बोरो फ्रॉम द सेम प्रोटोकॉल एट 11-12% एंड अगेन डिपॉजिट। अब कई बार ये माइंड में उठता है कि क्यों लेंडिंग सस्ती थी और डिपॉजिट रेट अधिक था। एक कारण यह भी हो सकता है, जिसे कहा जाता है कि कई बार जैसे उबेर ने शुरू में बहुत हाई डिस्काउंट दिया, तो ये भी बहुत हाई डिस्काउंट देना चाह रहे होंगे ताकि टेरा लूना पॉपुलर हो जाए, क्योंकि बहुत सी स्टेबल कॉइन्स हैं, बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो अगर आप किसी को पॉपुलराइज करना चाहते हैं तो ऐसा इंसेंटिव दीजिए कि लोग उसके दीवाने हो जाएं। और वही काम यहाँ पे डो कॉन ने किया टेरा को पॉपुलराइज करने के लिए, कि 20% इंटरेस्ट दे रहे हैं अगर आप डिपॉजिट करते हैं, और बोरो कर रहे हैं तो 11-12% पे आप बोरो कर सकते हैं। यहां नीचे लिखा हुआ है कि साइमल्टेनियसली इट प्रोवाइडेड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर आर्बिट्रेज टू इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये जो डिफरेंस है प्राइस डिफरेंशियल्स कि 11-12% पे आप बोरो कर लीजिए और 20% आप डिपॉजिट अर्न कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्बिट्रेज के लिए अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्टर्स के लिए कि आसानी से वो पैसा बनाए, प्रॉफिट बनाए। और ये पॉलिसी चलती रही मई 22 में,
मई 22 तक, यानी 8 मई 22 तक जब अचानक ये मार्केट क्रैश हुआ। तो यहां दिया हुआ इवन दो, यहां लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, ये भी जरा पढ़ने से ताल्लुक रखता है, हमने थोड़ा और डेप्थ में जाने की कोशिश की है। इवन दो इनफ रूम फॉर आर्बिट्रेज एग्जिस्टेड, yet the rise in Luna price to above 8,500 on April 5, 2022। अप्रैल 5, 2022 को इसका हाईएस्ट प्राइस था 8,500 रुपए या $119। लेकिन अप्रैल 5 पर ये जो प्राइस था, प्राइस इंक्रीज, ये बहुत स्मूथ नहीं था। इट वॉज नॉट वेरी स्मूथ, ये बहुत स्मूथ नहीं था। और देयर वर पीरियड्स व्हेन द प्राइस फेल ऑल्सो। तो उसको यहां हम देखेंगे, यहाँ चार्ट दिया हुआ है कि फिगर 1 से ये एविडेंट है कि जनवरी, मिड वीक जनवरी, यानी जनवरी के जब जनवरी की यानी नए साल की शुरुआत हुई, उसके मिड वीक से, यानी वेडनेसडे थर्सडे के आसपास से, जनवरी 3 से यहां पर है, इसका प्राइस गिरने लगा और 20 फरवरी तक वो बराबर गिरता रहा, वो गिरता रहा। और यहां लिखा हुआ इट प्राइस फेल टू 3,700। फरवरी 20 को इसका दाम 3700 था, और जो 7,000 रुपए पहले था जनवरी 3, 2022 को, उससे घट के 3700 रुपए रह गया। इसके बाद ये प्राइस फिर बढ़ता रहा 10 मार्च तक। ये जो प्राइस कम हुआ यहां पर, ये कोरोना पीरियड की वजह से कम हुआ, क्योंकि कोरोना एकदम से पीक पर हुआ और फिर 20 फरवरी तक कम से कम भारत में कोरोना बहुत सबसाइड कर गया था, केसेस बहुत कम हो गए थे। तो फरवरी 20 के बाद इसने फिर रफ्तार पकड़ी और मार्च 10 तक ये फिर बढ़ता चला गया। मार्च 10 के बाद के कारण अलग हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और मार्च 10 के बाद ये फिर बीच में गिरा है और थोड़े टाइम, और फिर ये बढ़ा है 5 अप्रैल 22 तक। तो ये 3 तारीखें याद रखनी पड़ेंगी, 20 फरवरी, 10 मार्च, क्योंकि 20 फरवरी तक ये गिरा है, फिर 10 मार्च तक बढ़ा है, 10 मार्च के बाद फिर ये गिरा है थोड़े टाइम, और फिर ये 5 अप्रैल को पीक पर आया, और 5 अप्रैल के बाद ये फिर गिरा है, और फिर ये धीरे 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 लुढ़कता चला गया। पूरा ये चार्ट आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि 5 अप्रैल के बाद ये धीरे धीरे लुढ़कता हुआ, ये 5 मई की तारीख है, और 5 मई के बाद ये बहुत तेजी से गिरा है और ये फ्लैट बन गया है। ये कर्व आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये लूना है, लूना का कर्व है। तो यहां लिखा हुआ है कि जनवरी से फरवरी 20 तक इसका दाम 7,000 से घट के 3700 पहुंच गया। और ये स्लो डाउन यहां लिखा हुआ coincided with the temporary slowdown in economic activity due to rapid spread of coronavirus between जनवरी एंड फरवरी 20, 2022। भारत में नहीं, सभी जगह कोरोना काफी सबसाइड हो गया था 20 फरवरी 2022 तक। और उसका थोड़ा प्रूफ मैंने इंडियन इकोनॉमी से दिया हुआ है कि Q4 की ग्रोथ रेट हमारी, यानी जनवरी फरवरी मार्च 2022 की ग्रोथ रेट जो डाटा अभी आया है उसमें 4.1% है, जबकि ओवरऑल ग्रोथ रेट हमारी 21-22 की 8.7% है। तो लगभग ग्रोथ आधी से भी कम रह गई थी Q4 में, बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। और इसीलिए जो करेंसी का दाम है लूना का, वो 7,000 से घट के 3700 हो गया था फरवरी 20 में। लेकिन जैसे कोरोना सबसाइड हुआ, इकोनॉमिक रिकवरी बिगेन, वैल्यू ऑफ लूना अगेन क्रॉस 7,000 बाय मार्च 10। जो दूसरी तारीख बताई थी कि मार्च 10 में ये फिर 7,000 पहुंच गया। और जो फेड रेट है, यानी फेडरल इंटरेस्ट रेट, यूएस फेडरल बैंक के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत लो थे, लगभग 0% के आसपास थे, 0 से 0.25% के बीच वेरी कर रहे थे। ये फेड रेट है, या जिसे हम भारत में रेपो रेट कहते हैं। तो ये बहुत लो थे, यानी बहुत कम ब्याज पे उस समय लोन दे रहा था, लिक्विडिटी बहुत अधिक थी, और एकदम से ऐसे में 20% जो ऑफर इंसेंटिव दिया था उसकी वजह से फिर ये मार्च 10, 2022 में 7,000 पहुंच गया।
मार्च 10 के बाद मैंने आपको बताया कि लूना फिर थोड़ा सा डिप किया, और वो डिप करने का कारण ये था कि 10 मार्च को थोड़े सैंक्शंस अनाउंस किए गए थे यूएस गवर्नमेंट का। यूएस गवर्नमेंट इम्पोज सर्टेन सैंक्शंस इंपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट्स पे और न्यू इन्वेस्टमेंट इन रशिया बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, और दैट जनरेटेड ऑयल क्राइसिस एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स अक्रॉस ग्लोब। उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत तेजी से, ये देखिए, बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये मार्च 22 है, यहाँ से ये बढ़ना शुरू हो गया है मार्च में, और ये बढ़ता ही चला गया है, बढ़ता ही चला गया है, और इस समय लगभग 10% से थोड़ा कम है। तो एनुअल इन्फ्लेशन रेट वर्ल्ड वाइड है एज मेजर्ड बाय सीपीआई, यहाँ सोर्स दिया है येलो स्टेट से, ये ग्राफ हमने लिया हुआ है। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इतने थे कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है यूएस का, जो सेंट्रल बैंक है, उसको अपना फंड रेट बढ़ाना पड़ा। और यहाँ पे हमने दो बातें लिखी हैं। यहाँ पे पहले ऊपर लिखी है कि द प्रोहिबिशन ऑन गुड्स एंड न्यू इन्वेस्टमेंट बाय यूएस वाज इन रिटेलिएशन टू द रशियाज इन्वेशन ऑफ यूक्रेन दैट बिगेन सिंस फरवरी 24, 2022। फरवरी 24, 2022 से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, और उसके बाद मार्च 10 में जाके वो सैंक्शंस अनाउंस किए गए थे। तो उस अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा सा मार्केट जो है, कॉइन मार्केट डिप किया था 10 मार्च के बाद, और इन सैंक्शंस की वजह से इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन डेवलप हुआ, और यूएस गवर्नमेंट ने अपने फंड रेट 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिए, यानी जो 0 से 25% की रेंज थी वो बढ़ के 0.25 से 0.50 हो गई। तो फंड रेट के बढ़ने से और इन्फ्लेशन के बढ़ने से क्रिप्टो मार्केट जो है फिर से थोड़ा बैठने लगा था। यहाँ वही लिखा है, द राइज इन द फंड रेट कॉज्ड अनईजीनेस इन द क्रिप्टो मार्केट बट वॉज सून ओवरकम ड्यू टू क्लियर मैसेज बाय डू क्वॉन, जो फाउंडर थे टेराफॉर्म लैब्स के। उन्होंने एक क्लियर मैसेज कर दिया एक ट्वीट में, और इन्वेस्टर्स को एश्योर कर दिया कि उनके पास 3 बिलियन वर्थ जो हैं वो बिटकॉइंस हैं स्टेबल कॉइन को बैक करने के लिए, इसलिए आप लोग घबराइए मत, यू कैन कीप इन्वेस्टिंग इन द टेरा स्टेबल कॉइन्स। So the rise in the fund rate caused uneasiness in the crypto market, but was soon overcome due to the clear message by Do Kwon in the form of a tweet to assure investors to invest without fear in Terra stablecoin, as it is backed by 3 billion worth of funds in the form of reserves. 3 billion worth of funds से रिजर्व के फॉर्म में, मेनली उसमें बिटकॉइंस थे, यहाँ लिखा हुआ है these reserves are mainly in the form of bitcoins that facilitate to maintain Terra dollar peg at 1:1, particularly when Terra faces short term redemption demand. ये अगर अचानक शॉर्ट टर्म रिडेम्पशन डिमांड आएगी तो वो बिटकॉइन बेच के फंड जनरेट करेंगे इस टेरा डॉलर के पैक को बचाने के लिए 1:1 के। और फिर यहाँ लिखा है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डो क्वॉन्स एश्योरेंस, कि जो फाउंडर थे टेराफॉर्म लैब्स के, उनके एश्योरेंस के बाद एक बार फिर से टेरा की डिमांड बढ़ गई, और उसका प्राइस बढ़ के अप्रैल 5, जो मैंने पहले बताई थी तारीख, $119 या 8,760 रुपये हो गया। ये हाईएस्ट प्राइस था जो मैंने जनवरी से लेके अब तक ट्रेस किया है। इट वॉज द हाईएस्ट प्राइस ऑफ लूना। लूना का हाईएस्ट प्राइस था $119, एक लूना $119 या 8,760 रुपये के बराबर था 5 अप्रैल 22 को। वो फिगर वहां पे मैंने दिया हुआ पहले, और लास्ट स्लाइड दिया हुआ, उसको आप देखिएगा। और एज द, क्योंकि जैसे जैसे टेरा की डिमांड बढ़ेगी, मैंने आपको बताया था, वैसे वैसे लूना की सप्लाई कम होगी, क्योंकि लूना को बंद किया जाएगा और टेरा को मिंट किया जाएगा। तो यहाँ लिखा है द सप्लाई ऑफ लूना गॉट थिन, क्योंकि जैसे जैसे टेरा की डिमांड बढ़ रही है, टेरा मिंट होगा, लूना बर्न होगा। और जैसे जैसे लूना की सप्लाई कम हो गई,
विथ जस्ट 90 मिलियन कॉइन्स अवेलेबल इन द मार्केट, केवल 90 मिलियन कॉइन्स अवेलेबल थे दैट वर नॉट लॉक्ड फॉर स्टेकिंग, जिनको कहीं कोलेट्रल या किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था प्रॉफिट पर्पस के लिए। एंड दिस कपल्ड विद सप्लाई शॉर्टेजेस, जो सप्लाई शॉर्टेजेस जनरेट हो रही थी, ऑयल क्राइसिस वगैरह, इमिनेटिंग बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग रशिया यूक्रेन वॉर, एस्केलेटेड द इन्फ्लेशन रेट अक्रॉस कंट्रीज। सब जगह उसने इन्फ्लेशन रेट को बढ़ा दिया और यूएस में ये 40 वर्षों में सबसे भयानक या सबसे अधिक इन्फ्लेशन रेट था। और दिस फोर्स फैन टू, यानी फेडरल रिजर्व सिस्टम, यूएस का जो सेंट्रल बैंक का काम करता है, उसे मजबूर कर दिया कि फंड रेट को और बढ़ाए। और मई 5, 2022 में फेड ने 0.5% से, पहले 0.25 से बढ़ाए थे, 0.5% से बढ़ा दिया और नया फंड रेट जो है वो 0.25 से 0.5% नहीं बल्कि 0.75 से 1% हो गया। बहुत अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज 0.5% का हुआ। यहां लिखा हुआ है कि 10 परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन रेट, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हैं, एंड कंसिडरेबल इंक्रीज इन फंड रेट बाय द फेड, फेडरल रिजर्व सिस्टम, ओवर पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में, ड्रोव इन्वेस्टर टू सेल रिस्की एसेट्स, कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को मजबूर कर दिया कि वो रिस्की एसेट्स बेच दें, चाहे वो स्टॉक्स हों चाहे वो बिटकॉइंस हों, वो सब बेचें, क्योंकि अचानक फंड रेट बढ़ने लगा तो लोग चाहते हैं कि रिस्की एसेट से हट के हम सेफर एसेट्स की तरफ चले जाएं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ खरीद जाएं जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो एक्टिंग इन लाइन विद मार्केट सेंटिमेंट्स, ये जो मार्केट सेंटिमेंट डेवलप हुए टू मूव फ्रॉम रिस्की एसेट टू नॉन रिस्की एसेट्स, टू मूव फ्रॉम स्टॉक मार्केट टू मूव फ्रॉम क्रिप्टो मार्केट टूवर्ड्स द गवर्नमेंट बॉन्ड, तो ये जो एक सेंटिमेंट डेवलप हुए वही चीज लिखा है, एक्टिंग इन लाइन विद द मार्केट सेंटिमेंट्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ टेरा वर्थ $285 मिलियन वॉज लिक्विडेटेड। ये $285 मिलियन के बराबर जो टेरा है वो लिक्विडेट कर दिया, यानी बेच दिया किसी ने, ऑन कर्व, बिनांस, एंकर एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। ये जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, बिनांस सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एंकर प्रोटोकॉल है, कर्व प्रोटोकॉल है, इनके ऊपर इन्होंने बेच दिया मई 8, 2022 को किसी ने $285 मिलियन। अब यहां पे नीचे लिखा हुआ है कि लिक्विडेशन इज पॉसिबल बाय सिंगल प्लेयर, की सुनने में यह भी आया है कि किसी एक ही खिलाड़ी ने, किसी एक ही फर्म ने या एक ही प्लेयर ने उसे बेचा है, और हो सकता है कि उसका टेरा फाउंडेशन से लिंकेज हो, क्योंकि 72% ऑफ ऑल टेरा होल्डर्स डिपॉजिटेड देयर कॉइन्स ऑन एंकर प्रोटोकॉल, कि 72% जो टोटल टेरा होल्डर्स हैं उन्होंने कॉइन डिपॉजिट किया एंकर प्रोटोकॉल पे, और ये एंकर प्रोटोकॉल टेराफॉर्म लैब्स का ही है, डोकॉइन का ही है। और दूसरी बात ये भी लिखी, वेयर देयर इज मेयरली वन बोरोवर फॉर 4 लेंडर्स, कि केवल एक बोरोवर है 4 लेंडर्स के ऊपर, तो सारा पैसा एक तरह से इन्हीं के पास ज्यादा रहा, इसलिए लोगों की शक की सुई जो है इनके ऊपर जा रही है, टेराफॉर्म लैब्स के ऊपर या LFG जो लूना फाउंडेशन गार्ड है उसके ऊपर जा रही है। यहाँ लिखा हुआ, नीडल ऑफ सस्पिशन टुवर्ड्स टेरा फाउंडेशन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ डोकॉन मेड सच अ स्टेटमेंट अ वीक बिफोर द टेरा's demise as if he knew the possible crash in the crypto market, कि जब क्रिप्टो मार्केट क्रैश होने वाला था तो उससे एक हफ्ता पहले डोकॉन ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जो और भी शक की सुई पैदा करते हैं कि कहीं डेलिब्रेटली तो इसको क्रैश नहीं कराया गया। और लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल, क्रिप्टो चैनल, ही प्रिडिक्टेड दैट 95% ऑफ कॉइन्स आर गोइंग टू डाई। और फिर लिख रहे हैं, बट देयर इज ऑल्सो एंटरटेनमेंट इन वॉचिंग कंपनीज डाई टू, कि कंपनीज को मरते हुए देखना भी एक अपने आप में सुख की अनुभूति है, एंटरटेनमेंट है, आपको एक खुशी मिलेगी। और ये भी लिखा है कि फर्दर जस्ट बिफोर टेरा लूना क्रैश ही ट्वीटेड, आई लव क्योस। ये हमें क्योस जो है हमें अच्छा लगता है। बहुत स्ट्रेंज कमेंट्स हैं जो शक की सुई और पैदा करते हैं।
इन सच अ सिचुएशन कैन हिज फर्म्स इन्वॉल्वमेंट बी रूल्ड आउट, क्या डुकॉइन की फर्म का इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट किया जा सकता है? दैट नीड्स, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, हालांकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू भी की हुई है उसमें। नीचे लिखा है वट एवर बी द आउटकम, कि कुछ भी आउटकम हो उस इन्वेस्टिगेशन का। ह्यूज सेल ऑफ टेरा, यानी 285 मिलियन वर्थ ऑफ टेरा जो अचानक बेची गई, उसने इतना पैनिक मार्केट में जनरेट कर दिया कि जो टेरा और डॉलर का पैक था 1:1 का, वो घट के 1 टेरा इक्वल टू $0.98 रह गया। तो पहली बार ये पैक टूटा। $1 1 टेरा के बराबर हुआ करता था, जो घट के अब 1 टेरा केवल $0.98 के बराबर रह गया। एज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ टेरा फेल टू मैच, कि जैसे जैसे डिमांड सप्लाई टेरा की मैच नहीं की, एक र्यूमर और मार्केट में आने लगा कि जो एंकर प्रोटोकॉल है वो हो सकता है हर महीने ब्याज की दर कम करे। A rumor gained momentum about the likely decline in the interest rate every month by anchor protocol. ये रूमर एक फैल गया, जिससे पैनिक और बढ़ गया। This further aggravated the panic and worsening of the exchange ratio from 1 US टेरा to $0.68। तो पहले जो 1 टेरा $0.98 के बराबर होता था, वो अब घट के $0.66 रह गया मई 9, 2022 में। तो एक दिन में ये रेशियो इतना घट गया। और लूना फाउंडेशन गार्ड LFG, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसने 80,000 बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर रखे थे रिजर्व्स के रूप में, यहां लिखा हुआ सेकेंड लार्जेस्ट होल्डर ऑफ बिटकॉइन, जिसकी कीमत $3 बिलियन के बराबर थी, along with Ether, USD coin avalanche as reserves to protect Terra's peg at 1:1 with $, were sold starting with bitcoins। उनको बेचा जाने लगा और बिटकॉइन से शुरुआत की गई, और सबसे पहले 2 सक्सेसिव राउंड्स में ये 80,000 के ऊपर जो बिटकॉइन से इनको बेचा गया। पहले राउंड में 52,189 BTC मतलब बिटकॉइन बेचा गया। यहाँ लिखा हुआ वर मूव टू ए सिंगल अकाउंट एट क्रिप्टो एक्सचेंज जेमनी, एक सिंगल अकाउंट में इसको मूव किया गया जेमनी प्रोटोकॉल पर। फॉलोड बाय 28,205 बिटकॉइन ट्रांसफर टू बिनांस एक्सचेंज। बिनांस एक्सचेंज में 28,205 बिटकॉइन को ट्रांसफर किया गया। तो ये मिला के 80,000 से ऊपर जो बिटकॉइन थे वो बेच दिए गए, जिनकी कीमत लगभग 3 to 3.5 बिलियन डॉलर्स के बराबर थी। This step of Duocon and his company put downward pressure on the crypto market, forcing other large investors also to sell Bitcoin। जब 80,000 जो सेकंड लार्जेस्ट होल्डर है उन्होंने पूरा बिटकॉइन बेच दिया, तो बाकी जिनके पास थोड़े थोड़े थे वो भी बेचने शुरू कर दिया, और बिटकॉइन की जो कीमत है वो $26,000 रह गई, जो 31,000, $32,000, $60,000 तक भी बीच में पहुंच गई थी। वो घट के $26,000 रह गई। बहुत तेजी से बिटकॉइन की वैल्यू घटी। यहां पे लिखा ऑल दिस कॉज रिपिल इफेक्ट, इसका एक रिपिल इफेक्ट जनरेट हुआ जो और करेंसीज पर भी गया। और यहां लिखा हुआ है ऑल दिस कॉज रिपिल इफेक्ट्स इन द एंटायर क्रिप्टो मार्केट, एक रिपिल इफेक्ट कॉज किया इसने एंटायर क्रिप्टो मार्केट पर, बिकॉज फर्म्स इन देयर ओन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट टेरा, टेरा के पैक को बचाने के लिए बाकी फर्म्स ने भी कोशिश की, और उस कोशिश में उन्होंने $30,000 वर्थ ऑफ ईथर को बेच दिया। ईथर भी एक करेंसी इथेरियम ब्लॉक की है। दिस ब्रॉट डाउन द प्राइस ऑफ ईथर टू $2,000, $2,000 के बराबर उसकी कीमत आ गई, जो $2,500-$2,600 हुआ करती थी, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। डिस्पाइट रेस्क्यू ऑपरेशन कैरीड आउट बाय डुओकॉन, जो रेस्क्यू ऑपरेशन डुओकॉन ने कैरी किया, उसकी कंपनी लूना फाउंडेशन गार्ड ने, टेराफॉर्म लैब्स ने एंड अदर फर्म्स टू रिस्टोर टेरा पैग, येट इट कुड नॉट प्रिवेंट इट डाउनफॉल, लेकिन वो उसकी डाउनफॉल को नहीं रोक सके, और मई 11 को
ये जो एक्सचेंज रेट था 1 टेरा $0.225 के बराबर रह गया। तो 0.98 से 0.68 और 0.68 से मई 11 में $0.225 एक लूना, 1 टेरा की वैल्यू रह गई $0.225। As exchange ratio of Terra with USD became more and more adverse, greater number of Luna coins were minted by destroying Terra। क्योंकि टेरा की डिमांड घटती जा रही थी तो टेरा को डिस्ट्रॉय करके लूना को मिंट किया गया, और इतना लूना मिंट किया गया, इतनी सप्लाई लूना की बढ़ा दी कि उसका प्राइस भी गिरने लगा। तो यही चीज यहाँ लिखी है, एज एक्सचेंज रेशियो ऑफ टेरा विद यूएसडी बिकेम मोर एडवर्स, ग्रेटर नंबर ऑफ लूना कॉइन्स वर मिंटेड। टेरा को डिस्ट्रॉय किया गया क्योंकि उसकी डिमांड खत्म हो रही थी और लूना को उसके बदले में मिंट करना पड़ा, इससे लूना की सप्लाई बढ़ गई। This led to the excess supply of Luna coins, which caused Luna prices to crash alongside Terra। और लूना का भी जो प्राइस है वो क्रैश कर गया उसकी वजह से। और यहाँ लिखा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, एस मिंटिंग एंड बर्निंग एंड स्केलेबिलिटी मैकेनिज्म फेल्ड टू चेक डाउन स्लाइड ऑफ बोथ टेरा एंड लूना। ये जो दो मैकेनिज्म बताए जाते थे प्रोटोकॉल पे, क्रिप्टो सिस्टम पे, ये बहुत अच्छे हैं, जो स्केलेबिलिटी भी मेंटेन करते हैं, बिजनेस किसी भी स्केल पर पहुंच जाए उसको सस्टेन कर सकते हैं। मिंटिंग और बर्निंग फंक्शन और स्वैपिंग फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 1:1 का रेशियो जो पैग है वो मेंटेन रखेगा। वो सारे फंक्शन जो है वो फेल हो गए और वो जो टेरा लूना की डाउनवर्ड स्लाइड है उसको प्रिवेंट नहीं कर पाए, और इस वजह से टेरा ब्लॉकचेन हाल्टेड वर्किंग टेम्परली। टेरा ब्लॉकचेन को टेम्परली हॉल्ट कर दिया गया वर्किंग के लिए, क्योंकि दोनों फंक्शंस उनके फेल हो गए। तो एज मिंटिंग एंड बर्निंग एंड स्केलेबिलिटी मैकेनिज्म फेल्ड टू चेक डाउनवर्ड स्लाइड ऑफ बोथ टेरा एंड लूना, टेरा ब्लॉकचेन हाल्टेड वर्किंग टेम्परली। एक टेम्पररीली उसकी वर्किंग हाल्ट कर दी गई। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी, रेस्क्यू एफर्ट पुट अप बाय एलएफजी, इसके बावजूद, और जो रेस्क्यू एफर्ट एलएफजी लूना फाउंडेशन गार्ड ने पुटअप किया, यह टेरा कुड नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डिपिंग फर्दर, वो और डिप कर गया। इन सब करने के बाद फाइनली ऑन मई 13, 2022 को डुओकॉन कंसीडर्ड, ये कंसीड कर दिया डुओकॉन ने, दैट रेस्क्यू ऑपरेशन टू रिवाइव टेरा एंड लूना हैज फेल्ड। तो 13 मई को उन्होंने कंसीड कर दिया कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फेल हो गया और टेरा लूना को वो डिपिंग से, डाउनवर्ड डिपिंग से नहीं बचा पाया। और फिर यहाँ लिखा, प्राइस ऑफ टेरा एंड लूना टम्बल टू नेग्लिजिबल लेवल बाय मई 15, 2022। अभी आगे ग्राफ भी है, वो भी आपको दिखा देंगे कि मई 15 तक उनकी वैल्यू नेग्लिजिबल रह गई, टेरा की भी और लूना की भी। डेफी डार्लिंग हैड बिकम डेथ स्पाइरल, ये जो डेफी डार्लिंग था, लोग जिसको पसंद करते थे, वो डेथ स्पाइरल हो गया। सो फार बोथ दिस कॉइन्स हैव शोन नो रिवाइवल, अभी तक इन कॉइन्स ने कोई रिवाइवल नहीं शो किया, हम आगे आपको फिगर्स दिखाएंगे। वाइल क्रिप्टो मार्केट टू हैज बीन डिप्रेस्ड, और क्रिप्टो मार्केट भी अभी डिप्रेस्ड है, और बहुत से कारण हैं कि कोशिश ये हो रही है कि अब इनको रेगुलेशंस में लाया जाए, इस वजह से भी अब डिप्रेस्ड है। यहां लिखा, इट सीम्स टू बी द बिगनिंग ऑफ क्रिप्टो विंटर, ये क्रिप्टो विंटर की निशानी है। क्रिप्टो विंटर हाइपोथेसिस क्या, वो मैंने एक्सप्लेन की है कि अ प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ फ्लैट क्रिप्टो मार्केट, कि क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल फ्लैट रहता है जिसमें कोई वोलेटिलिटी नहीं रहती, फॉलोइंग ए प्राइस क्रैश इन विच मेजर इन्वेस्टर्स लूज इंटरेस्ट। एक प्राइस क्रैश के बाद ये क्रिप्टो विंटर हाइपोथेसिस प्रिवेल करती है, मार्केट फ्लैट हो जाता है, एक्टिविटी खत्म हो जाती है क्रिप्टो मार्केट में, लोगों का दिलचस्पी खत्म हो जाती है, एंड वैल्यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज रिमेन डिप्रेस फॉर मंथ, और महीनों तक इनकी वैल्यू डिप्रेस रहती है, ये क्रिप्टो विंटर है। तो वो स्थिति आज प्रिवेल कर रही है, और जैसे जैसे रेगुलेशंस बढ़ेंगे तो ये जो क्रिप्टो विंटर हाइपोथेसिस ये ज्यादा सत्यापित होती नजर आएगी। यही आज का लेक्चर, यहाँ पे हमने दोनों ग्राफ दिए हैं, देखिए ये 15 मई के बाद बिल्कुल फ्लैट हो गया है, टेरा का प्राइस है, और यहाँ पे
ये लूना का प्राइस है, देखिए कितना तेजी से 8 मई के बाद ये गिरा है और बिल्कुल गिरते गिरते अब ये 15 मई के बाद ये फ्लैट हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया। और इसी तरह से बिटकॉइन अगर आप देखेंगे, ईथर देखेंगे, हालांकि उनका डाउनफॉल इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 5 मई के बाद और 8 मई 9 मई जब ये टेरा लूना क्रैश किया, इसके बाद से धीरे धीरे ये भी मार्केट जो है फ्लैट हो गए, इनके भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी या वोल्टिलिटी उनमें नहीं रह गई है, ईथर हो चाहे बिटकॉइंस हो। तो एक सबक इससे ये है कि कहीं ना कहीं इनको रेगुलेशंस के दायरे में लाया जाएगा, और आरबीआई ने जो पहले बैन लगाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, वो बैन भी सही था कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसको यूज़ करना है। इसलिए पूरी तरह से हम क्रिप्टो मार्केट को ख़त्म नहीं कर सकते, रेगुलेशंस के दायरे में ही इनको चलाना पड़ेगा, क्योंकि अंडरलाइन टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसी को आधार बनाते हुए अब रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने वाली है, और बाकी गवर्नमेंट भी डिजिटल करेंसीज की तरफ सोच रही हैं। तो आने वाले दिनों में ये जो फिनटेक कंपनीज हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत है। तो लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी से के साथ एब्रेस्ट नहीं रहेंगे, इफ़ यू कांट कीप योर सेल्फ एब्रेस्ट विद द टेक्नोलॉजी, तो डिस्टेंसेस जो नॉर्मल लाइफ है उससे डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अभी भी जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं, स्मार्टफोन इस्तेमाल कर पाते या कंप्यूटर नहीं यूज़ कर पाते, तो दे आर फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। इसलिए अभी सीखने की ज़रूरत है। और आगे ये कहना कि कंप्यूटर में जॉब्स नहीं है, आप किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग कर लीजिए, जॉब कंप्यूटर में ही है। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस में आप कोर्स कीजिए, आपको बहुत जॉब मिलेगी। बहुत बड़ा मार्केट अभी भी है, और पूरा फिनटेक मार्केट अभी नया डेवलप होने जा रहा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस करता है। तो ये सब सीखने की चीज़ें हैं। डाटा एनालिटिक्स का कोर्स सीखने की ज़रूरत है, यहाँ पे भी जॉब बहुत हैं, स्पेशलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, और आज हम इस लेक्चर को बंद कर रहे हैं यहाँ पे। कितना समझ में आया ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता था वो मैंने कोशिश की है इसको सिंप्लीफाई करने की, स्क्रैच को एक्सप्लेन करने की। लेकिन बहुत जगह हम अपने आप को टेक्निकल जार्गन से अलग नहीं रख पाए हैं, और कोशिश कीजिएगा कि आपकी समझ में आए, और अगर ना आए तो आप बताइएगा, हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक्स एंड गुड विशेस। ओके, गुड बाय।